सो हेलो एवरीवन। आज की हमारी किताब है द माउंटेन इज यू। अब आप बोलेंगे कि द माउंटेन इज यू इसका मतलब क्या है, कि मैं ही पर्वत हूँ? तो जी हाँ, आप ही पर्वत हैं। ये किताब है एक ऐसी जर्नी की जो आपको सेल्फ सैबोटाज से सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाएगी। अब आप बोलोगे कि सैबोटाज क्या होता है? सेल्फ सैबोटाज होता है कि खुद से खुद को बर्बाद करना। कई बार क्या होता है कि हम पहाड़ के ऊपर साइकिल चढ़ा रहे होते हैं, लेकिन चढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारे पीछे दो बंदे बैठे होते हैं। एक साइकिल चला रहा है और एक पीछे बैठा है। अगला बंदा पैडल मार रहा है, पिछले बंदे ने जो पैडल है ना वहां पे ब्रेक लगा रखी है। मतलब साइकिल है, साइकिल एक आती है बड़ी वाली, उस पर दो बंदे बैठे हैं। अगला बंदा पैडल मार रहा है कि मैं माउंटेन के ऊपर ले जाऊं, और पिछले बंदे ने ब्रेक दबा रखी है, उसको डर है कि मैं नीचे ना गिर जाऊं। तो वो वाली चीज है कि कई बार क्या होता है, हम खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं। हमको खुद को नहीं पता होता कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जिसको हम ऑटो पायलट मोड बोलते हैं। तो इसमें ऑथर ने यही बताया है ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम अपने सेल्फ सैबोटाज को सेल्फ मास्टरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार इंसान को पता होता है कि शराब पीने से, सिगरेट पीने से, पोर्न देखने से, मैस्टरबेशन करने से, या फिर जंक फूड खाने से, या फिर रील देखने से, या फिर टाइम बर्बाद करने से उसको पता होता है कि उसको जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। स्टिल वो इतना अपने आप को होपलेस फील करता है कि वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक इंसान इन चीजों पे कंट्रोल करके अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तो जो पहला पॉइंट ऑथर ने बुक में मेंशन किया है वो है एम्ब्रेस सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जब हम छोटे थे ना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के पास थी, हमारे गार्डियन थे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स के पास में थी, उन पे हम डिमांड करते थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। बट जैसे एक इंसान अडल्टहुड में आता है ना, 20-21 साल के बाद, 25 साल के बाद जब जाता है, तब एकदम से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टाइम। इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे ऑफ कम्युनिकेशन। कभी भी आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। द वे ऑफ कम्युनिकेशन वो आपके हाथ में है। अच्छा बोलना, बुरा बोलना, गालियां देना, इट्स इन योर हैंड। ये नहीं है कि सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैंने उसे बोल दिया, नहीं। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन। आफ्टर दैट ये चीज होती है कि जो आपकी बॉडी है, आपकी जो हेल्थ है, वो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए भी आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं बीमार हो गया या मेरी किसी और वजह से बीमारी आई है, नहीं। आपकी जो हेल्थ है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका जो वर्क एथिक है, डेली आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे 8 घंटा, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं किसी के साथ चला गया था, वहां चला गया था। हम क्या करते हैं, जो चीजें हैं ना जब हमारे खुद के ऊपर आती है ना तो हम उनको अपने ऊपर एक्सेप्ट कर नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं कि मैं, अगर मैं बर्बाद हूं तो इसके कारण हुआ हूँ, उसके कारण हुआ हूँ। जब तक हम खुद की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना, जब तक हम अपने जिंदगी के जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारा टाइम है, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे वो हमारे मनी मैनेजमेंट है कि हम कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, जब तक हम हर चीज का ऑडिट नहीं करेंगे, जब तक हम हर चीज को लेके अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है 8 घंटे पढ़ना, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिवाइज करना, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। इवन जो मेंटल हेल्थ है वो भी हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन इफ वी आर ब्लेमिंग समवन कि उसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। अगर हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिंदगी में देखो, जितने भी हिस्से हैं ना, जब तक हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सीखेंगे ना, तब तक उन चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसके ऊपर एक्शन स्टेप भी नहीं ले पाएंगे कि हमें इंप्रूव कैसे करना है। अब जैसे मानते हैं कई लोग होते हैं तो वो ना मोबाइल एडिक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है बहुत ज्यादा मोबाइल के एडिक्शन में है, और वो क्या बोलता है कि मैं मोबाइल एडिक्शन इसलिए हूँ, मोबाइल पे मेरा कंट्रोल नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, छोटा मोबाइल ले लूंगा। या वो क्या सोचते हैं कि अपने फोन से ये डिलीट कर दूंगा, वो डिलीट कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, टाइम बर्बाद हो रहा है। देखो, जो चीज है ना वो अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करना है नहीं करना ये आपके हाथ में है। अगर आप ये बोल लो जाके कि बाजार में से जहर बिकना बंद हो जाए, नहीं तो मुझे डर है मैं खा ना लूं जहर, ऐसे नहीं होता। हर चीज आपके सामने है, इट्स ऑन यू कि आपको वो काम करना है कि नहीं करना। इवन फोन आपके पास में है, इस फोन से लोग भिखारी भी बने हैं, इस फोन से लोग करोड़पति बने हैं। तो इस फोन की गलती नहीं है, गलती है आपकी। आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा।
अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, कि जो मेरा बिहेवियर है इसका क्या ट्रिगर है। ज्यादा इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा, क्या सच में इंस्टाग्राम मेरी जिंदगी में मीनिंगफुल है? अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो क्या मेरी जिंदगी में फर्क पड़ेगा? अगर आंसर आता है कि नहीं पड़ेगा तो डिलीट मार दो उसको। टेलीग्राम में मान लो कोई अदर एजुकेशनल ऐप है जहां से आप कुछ सीख रहे हो, तो आप खुद से पूछ सकते हो कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह इसको मैं डिलीट कर दूं, शाम को इसको इंस्टॉल कर लूं जब मुझे काम करना होगा। तो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि चीजें करनी कैसी है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि इंसान जंक फूड खाना छोड़ दे, खा सकते हो, लेकिन सिर्फ संडे को, वो भी सिर्फ एक बार, वो भी सिर्फ ट्राई करने की हेल्दी खाएं। तो ये चीजें देखो, हमें ना लाइफ में कुछ भी छोड़ना है, बंद नहीं करना, हमें उसके अल्टरनेट तलाशने हैं। हमें मतलब खुद को सेल्फ सैबोटाज नहीं करना, हमें आगे की तरफ बढ़ना है। हमें ये सोचना है, हमें ये सोचना है मेनली कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती है जो हमारी सेल्फ मास्टरी में हमारी हेल्प कर सकती है। हम मान लीजिए सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो हम किस लिए उठ रहे हैं सुबह जल्दी? सुबह जल्दी उठेंगे, मेडिटेशन कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी के लिए वर्कआउट कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे ही बेटरमेंट के लिए है। लेट तक उठेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो इस समय हम जो चीजें भी कर रहे हैं ना, देखो सब अडल्ट है, 18 साल से ऊपर इंसान है, तो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिंदगी को लेके। पेरेंट्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले, अब उसे खुद देखना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज को कि अब मेरी जो जिंदगी है वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है नेविगेटिंग चेंज एज ग्रोथ। देखो, कुछ लोग होते हैं ना जिंदगी में, वो ना बदलाव से बड़ा घबराते हैं। जब बदलाव होना शुरू होता है ना तो उनका जी घबराना शुरू हो जाता है कि यार ये इंसान पहले ऐसा था, अब ये जॉब लग गया, चेंज हो गया, ये पर्टिकुलर पर्सन पहले ऐसा था, अब बिल्कुल बदल गया ये जब से वहां गया है। तो देखो, जो हमारा जो नेचर है ना, जैसे जो प्रकृति है, गर्मियां भी आती है ना, बसंत भी आती है, बरसात की ऋतु भी आती है, ठंड भी आती है, बारिशें, तो हर तरह का जो मौसम है बदलता रहता है। उसी प्रकार के अनुसार बाजार में फल फ्रूट आते हैं। तो नेचर का अपना सिद्धांत है कि जो बदलाव है ना वो हमारी जिंदगी का नियम है। तो अगर आप ये सोचते हो कि एक पति पत्नी है, मान लीजिए अब वो शादी कर रहे हैं, ठीक है, तो शुरुआती दिनों में जो उनके बीच में प्यार रहेगा, ऐसा हो सकता है कि आने वाले 2 सालों में वो प्यार ना रहे या कम हो जाए, क्योंकि वो बदलाव है। एक इंसान के साथ आप कितना ही बातें कर लोगे, कितना ही प्यार कर लोगे, दोनों का मन भरता है। और वैसे ही जैसे हम किसी चीज को अप्रोच करते हैं, मान लो किसी जर्नी में हम आते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें वो क्रेज फील होता है, हमें वो डोपामाइन फील होता है, बट विद टाइम हमें लगता है कि यार ठीक है, ये भी एक लाइफ का पार्ट है। तो क्या होता है कि जो बदलाव होता है ना उसको हम फील नहीं कर पाते। शुरुआत में तो हमें एक्साइटमेंट होती है, बट बाद में हम सोचते हैं कि यार नहीं। बट हमें बदलाव को कभी अपोज नहीं करना। अगर जिंदगी में कुछ चीजें बदल रही है ना तो उसको एज अ ग्रोथ देखना है कि यार, कि मैं इस चीज को एज अ ग्रोथ देखूंगा। अगर मेरे सामने कोई हर्डल आया है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई है, तो मुझे इसको एज अ चैलेंज नहीं देखना, एज अ ग्रोथ देखना है कि यार ये चीज जो है मेरी जिंदगी में कुछ नई ग्रोथ लेके आएगी। तो अपने आप को कभी बदलाव से घबराना नहीं है। या आप जो भी है, मतलब किसी के साथ भी रिलेशनशिप वगैरह के अंदर भी आएंगे तो आप ये सोचेंगे ना कि सारी जिंदगी इंसान सेम रहेगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो चेंज को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना ही आपके लिए बेहतर है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है फेसिंग योर इंटरनल शेडो। सबसे पहले देखो, अगर आपका बोलोगे कि आपकी इंटरनल शेडो क्या है, हमारी इंटरनल शेडो वो है खुद के साथ ईमानदार रहना, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। आप दूसरों को झूठ बोल सकते हो, लेकिन हमारे अंदर जो कमियां होती हैं, जो खूबियां होती हैं, वो हम बखूबी जानते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या खूबी है, हमें किस प्रकार की एडिक्शन है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बातों को छुपाते हैं, ऑनेस्ट नहीं रहते। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि बेशक आप दूसरों के साथ डिसऑनेस्ट हैं, दूसरों को आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। जब तक आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होगे ना, तब तक आपका जो सेल्फ इंप्रूवमेंट का रास्ता है वो कभी खुल नहीं पाएगा। चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप लेट उठ रहे हो तो उस चीज का रीजन पता करो कि क्या रीजन है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि 8 घंटे नहीं पड़े तो वो रीजन, तो हर चीज का आप खुद से पूछो कि क्या रीजन है। रीजन 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 रीजन, ये जो रीजन नाम का जो वर्ड है ना, ये तुमने खुद से पूछना शुरू कर दिया ना भाई, जिंदगी जो है ना नरक से स्वर्ग बननी शुरू हो जाएगी। क्यों? रीजन जानने के बाद ये अवेयरनेस आएगी, पता लगेगा कि यार मैं हर रोज 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहा, और हर रोज मेरा रीजन आ रहा है कि मैं लेट उठता हूँ। इसका मतलब दिक्कत आ रही है, मैं लेट उठता हूँ तो मेरे को जल्दी उठना पड़ेगा। रीजन क्या है? कि मैंने अपने दोस्त के साथ टाइम बर्बाद किया। अच्छा, यहाँ मेरा टाइम बर्बाद होता है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा इस बात के ऊपर।
आप रीजन को फाइंड आउट करते नहीं हो, आप सिर्फ कमियां दिखाते हो कि मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है। अगर आप अंडरवेट हो तो उसका भी एक रीजन होगा, अगर आप ओवरवेट हो उसका भी एक रीजन होगा, अगर आप मेंटली डिप्रेशन में हो उसका भी एक रीजन होगा कि आप क्यों हो मेंटली डिप्रेशन में। हर चीज का एक रीजन होता है। तो जो हमारी इंटरनल शेडो है ना, जब उसके सामने प्रॉब्लम आती है ना, तो प्रॉब्लम के साथ में रीजन को अटैच किया करो कि प्रॉब्लम है तो इसका क्या रीजन है। और ये जो रीजन है ना, ये आपको ही पता है, क्योंकि ये आपकी ही इंटरनल शेडो है, किसी दूसरे की नहीं है। तो रीजन आपको ही पता है, कोई दूसरा रीजन नहीं बता पाएगा। तो उस रीजन को फाइंड आउट करो। हाँ, ये हो सकता है कि जो सॉल्यूशन हो सकता है वो दूसरा इंसान बता देगा, लेकिन जो इंटरनल शेडो का जो रीजन होगा ना, वो आपके पास ही है ना। जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी वीकनेसेस है, वो हमको ही पता है, किसी दूसरे बंदे को नहीं पता। अब मैं हूं, मान लो, अब मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, वो मुझसे बेटर कोई नहीं जानता। तो मैं चाहूंगा ना कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं, लेकिन कंफर्ट जोन में कभी लाइफ में ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। हमको जिंदगी में कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना जब हमें इस लोगों को फेस करना पड़ेगा। जब तक हम चीजों को फेस नहीं करेंगे तब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही निकल पाएंगे। सारी जिंदगी उसी कंफर्ट जोन में रहेंगे। बट हमको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर हम सुबह नहीं उठ पाते तो हमको ट्राई करना है कि हम क्यों नहीं उठ पाते। पहला स्टेप लेना है, बिल्कुल उठ पाएंगे। अगले पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं, जो ऑथर ने बोला है, पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। अब आप बोलोगे पर्सपेक्टिव क्या होता है? देखो, पर्सपेक्टिव बेसिकली व्यू पॉइंट होता है। हर इंसान के दो तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं। एक होते हैं वो जो जब लाइफ में चेंज आता है ना, तो उसको वो एज अ अपॉर्चुनिटी देखता है, और एक होता है वो उसको एज अ प्रॉब्लम देखता है। अब देखो, कोविड-19 के अंदर जब कोरोना वायरस आना शुरू हुआ था ना, जब बहुत ज्यादा कोरोना आ गया था, तो उस टाइम पे कुछ लोग थे वो डर के सहम के घर में बैठ गए, और कुछ लोग थे जिन्होंने सैनिटाइजर की और जो अपना मास्क वगैरह होती है उसकी फैक्ट्री खोल दी। तो जो डर डर के बैठ गए वो मर भी गए या फिर बचे भी नहीं कहीं तो। और जिन्होंने फैक्ट्री खोल दी मास्क की और इसकी सैनिटाइजर की, आज वो करोड़पति हैं। तो प्रॉब्लम तो हर किसी के सामने आती है, लेकिन जो हमारा व्यू पॉइंट होता है ना, उस चीज को हम एज ए प्रॉब्लम देखेंगे, जो चैलेंज हमारे सामने आता है, या उसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, वो हमारे ऊपर होता है। तो हमेशा जब भी आपकी लाइफ में चैलेंज आए ना, तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखो कि यार इस चीज से मैं क्या सीख सकता हूँ, ये जो चीजें मेरी ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकती है। उसको एज ए प्रॉब्लम देखोगे ना, चैलेंज होगी, यार प्रॉब्लम होगी, अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, तो कभी लाइफ में कुछ हो नहीं पाएगा। पर्सपेक्टिव इंसान के दो तरह के होते हैं। जो पॉजिटिव इंसान होता है ना, वो हर तरह की प्रॉब्लम को ना एज अ अपॉर्चुनिटी देखता है। लेकिन जो नेगेटिव इंसान होता है ना, वो हर तरह का जो चेंज होता है ना, उसको एज ए प्रॉब्लम देखता है। तो आपको खुद आपसे पूछना पड़ेगा कि आपका जो माइंडसेट है, आपका जो व्यू पॉइंट है जिंदगी को देखने का, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो पॉजिटिव व्यक्तित्व वाला इंसान होगा, वो देखेगा कि यार मेरी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं, मेरे सामने ये चैलेंज आ रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, मुझे बुक पढ़नी पड़ रही है, तो इसका मतलब भी कुछ ना कुछ है, मैं कुछ ना कुछ नया सीखूंगा बुक को पढ़ के। लेकिन जो नेगेटिव इंसान होगा, वो जैसे पॉजिटिव इंसान है, अब मैं मान लो मैंने बुक की पीडीएफ डाल दी ग्रुप में, तो जो पॉजिटिव व्यू पॉइंट वाला इंसान होगा वो देखेगा कि ठीक है, इंग्लिश के अंदर है, चलो मैं ट्राई करता हूँ पढ़ने का। लेकिन जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव वाला होगा, वो बोलेगा कि यार मेरे को हिंदी में पीडीएफ चाहिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूं मैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा खुद से कि यार जो चीज हमारे सामने आ रही है ना, उसको हमें एम्ब्रेस करना है। अगर दूसरा इंसान उसको कर पा रहा है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ। डजेंट मैटर ये हिंदी में है, इंग्लिश में है, अगर बोथ बोथ द लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेबल इन इंडिया, और हम इन चीजों को दोनों को करना ही पड़ेगा कि दोनों ही। हिंदी तो खाली हमारी हमारी भाषा है, जो इंग्लिश है यूनिवर्सल भाषा है, उसको एज अ चैलेंज देखने के बजाय उसको सीखने में जोर डालो ना। अगर नहीं आ रहा तो ट्राई करो सीखने की। ऐसी कौन सी चीज है जो सीखने से नहीं आती? मैंने भी सीखी है इंग्लिश। इतना तो मैं ही मास्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि हाँ, अपना गुजारा कर लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ा हल्का फुल्का बोल लेता हूँ, गुजारा लेके मेरे को आती है। सीखी ना मैंने भी। ये थोड़ी है कि हिंदी में ही पढ़ते रहेंगे सारी जिंदगी, इंग्लिश में ही पढ़ना है भैया अपने को। तो उसको एज अ जो चैलेंज है ना आपके सामने रीडिंग का, कि इंग्लिश पीडीएफ है, उसको एज ए चैलेंज मत देखो, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखो कि यार ये चीज हमको सिखाएगी। मान लो मैंने ग्रुप में मूवी डाल ली, अब वो मूवी मान लो हिंदी में डब नहीं है, वो इंग्लिश के अंदर है, उसको समझने की कोशिश करो कैप्शन के साथ में कि यार वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीन बार देखोगे, चौथी बार तुमको समझ आनी शुरू हो जाएगी। रिपीटेशन तो करो ना। रिपीट ही नहीं करते, उतना वहां पे होल्ड ही नहीं करते। थोड़ा सा होते घबरा के भाग जाते हो कि यार तो नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज के ऊपर आप लगातार डटे रहते हो ना, तो वो काम होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे मत माइंड में सोचा करो कि नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे मैं अपना खुद का प्राइम एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो अभी मुझे 18 लोग सुन रहे हैं। जब पहला बैच था, एक ही इंसान मेरे को सुनता था, ग्रुप में एक दो तीन लोग थे, उनके सामने बोलता था मैं। लेकिन मैंने गिव अप तो नहीं किया ना ये सोच के कि नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने कंटिन्यू रखा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। मैंने नहीं सोचा कि किसको फायदा होगा कि नहीं होगा। मेरा बस ये स्टैंड था कि आई विल ट्राई, आई विल डू माई बेस्ट।
आपका भी यही होना चाहिए कि मैं ट्राई करूंगा और अपना बेस्ट दूंगा, यही मेरे हाथ में है, इससे ऊपर मेरे हाथ में भी नहीं है। मैं ट्राई कर सकता हूँ और अपना बेस्ट दे सकता हूँ बस, उसके बाद जो रिजल्ट होगा परमात्मा के हाथ में है। ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्यूशन एंड इंट्रूसिव थॉट। अब आप बोलोगे यार इंट्यूशन और इंट्रूसिव थॉट क्या होता है? देखो, जो हमारा इंट्यूशन होता है ना, जो मतलब बेसिकली क्या होता है, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज होती है, हमारी गट फीलिंग होती है, उसको हम इंट्यूशन बोलते हैं। और जो इंट्रूसिव थॉट होता है ना, वो बेसिकली वो फियर के थ्रू आता है। जो मान लो हमारे अंदर का डर है ना, वो हमारा इंट्रूसिव थॉट होता है। गट फीलिंग होती है कि यार मैं इस बार सिलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही है, एग्जाम दूंगा निकल जाएगा। इंट्रूसिव थॉट क्या होता है, यार कट ऑफ क्या जाएगी, यार जो वहां पे मैं जाऊंगा उधर अपना एग्जाम देने के लिए, वहां पे जो कीबोर्ड माउस है वो काम नहीं किया तो क्या करूंगा, यार मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जो चीज है वो आउट ऑफ फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, जो आपके अंदर से चीजें आ रही है ना, वो आपके इंट्रूसिव थॉट होते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रहना कि जो हमें अपने मन में ना हमें टटोलना पड़ेगा कि ऐसे कौन से थॉट हैं जो एक्चुअल में गट फीलिंग है, और ऐसे कौन से थॉट हैं कि वो इंट्रूसिव थॉट है। अब जैसे मान लीजिए, अब मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर एक गट फीलिंग है कि यार छोड़, आज ना पैदल निकल जाता हूँ, क्या पता आज पुलिस वाले खड़े हो चालान काटने के लिए। तो क्या मेरी गट फीलिंग है, ये थोड़ी है कि मैं उनसे डर डर रहा हूँ पुलिस वालों से कि खड़े होंगे चालान काटेंगे, एक्टिवा तो लेके जाएंगे ना, अपने पास कागज तो पूरे हैं। लेकिन एक मन में इंट्यूशन आता है कि नहीं यार, एक गट फीलिंग आती है कि यार छोड़, आज ना पैदल हो जाते हैं, खड़े होंगे बेकार में टाइम बर्बाद होगा, पर निकल के फटाफट लेके आ जाऊंगा। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन से आपके इंट्रूसिव थॉट है और कौन सी आपकी एक्चुअल में इंट्यूशन है। ठीक है। अगले पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट से ना काफी लोग रिलेट कर पाएंगे। इस पॉइंट का नाम है लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट्स। देखो, जो अटैचमेंट होती है ना, उसका मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूँ कि अटैचमेंट हमको किसी से भी हो सकती है। जानवर से भी अटैचमेंट हो सकती है, हमको किसी इंसान से भी अटैचमेंट हो सकती है, हमको किसी खाने से भी अटैचमेंट हो सकती है, किसी कपड़े से भी हो सकती है। तो अटैचमेंट का ये नहीं होता कि वो जीवित होगा या निर्जीव होगा। अटैचमेंट अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट इंसान के जीवन में कैसी होती है, जैसे मान लीजिए हमको किसी माउंटेन के ऊपर चढ़ना है, ठीक है। अब माउंटेन चढ़ने के लिए हमें जो सामान जो हमने लाद रखा है ना, जितना उसको छोड़ते जाएंगे ना, उतना माउंटेन चढ़ना हमारे लिए इजी होगा। या फिर जो भी रॉकेट होता है, जो भी होता है ना, जो ऊपर आसमान में जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो उसका जो इंजन लोड होता है ना, ऊपर जाता जाता ना वो अपने इंजन लोड को छोड़ देता है, और ऊपर जाके बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। नीचे से बहुत बड़ा जाएगा, लेकिन ऊपर जाता था बिल्कुल छोटा हो जाएगा। और वैसे ही जब समुद्र में जब नाव डूबनी स्टार्ट होती है ना, तो जितना भी एक्स्ट्रा लोड होता है ना, तो सबसे पहले जो कैप्टन होता है ना, उस लोड को समुद्र में फेंक देता है, सो दैट जो जहाज है ना वो एकदम से पूरी डूब ना जाए। तो वैसे ही हमारी अटैचमेंट होती है जिंदगी के अंदर। देखो, जितने लोगों के साथ आप अटैच हो जाओगे ना, जितनों के साथ आपके अटैचमेंट है, मान लो बहुत सारे आपके यार दोस्त हैं, बहुत फैमिली रिलेटिव हैं, ये है वो है, जितने जब बड़ा अपना सर्कल होगा ना, उतनी ज्यादा पार्टियों के इनविटेशन आएंगे, उतने लोगों के कॉल आएगी कि भाई यहाँ जाना है, भाई वहां जाना है, भाई ये काम है, भाई वो काम है, और तुम दूसरों के काम करते ही खत्म हो जाओगे। ऑलवेज रिमेम्बर कि जब आप जिंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए निकले हो ना, आपके सामने कोई टारगेट है, कोई एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, मान लीजिए आप एसएससी को टारगेट कर रहे हो, या बैंकिंग को कर रहे हो, या कोई भी सरकारी नौकरी को टारगेट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको जो अटैचमेंट है छोड़ना पड़ेगा। जो घर वाले होते हैं ना, बच्चों को दिल्ली क्यों निकाल देते हैं, वो इसलिए निकालते हैं बच्चों को कि घर में रहेगा तो घर में 100 तरह के काम करेगा, दिल्ली जाएगा तो खाली पढ़ाई करेगा। पर वो बच्चा क्या करता है, दिल्ली जाके फिर सर्कल बना लेता है, फिर वहां भी वही पार्टियां जो चलनी शुरू हो जाती हैं। तो अपने को ऐसा नहीं करना। अगर आपका सर्कल छोटा है, आपको आइसोलेट फील होता है, तो अपने आइसोलेट को, आपके आइसोलेशन को एम्ब्रेस करना सीखो। जब तक आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ के अंदर। दूसरों से अटैच रहोगे तो कुछ लाइफ में हो ही नहीं पाएगा। अटैचमेंट जो है वो टेम्परेरी प्लेजर दे सकती है, लेकिन जो परमानंद जो सुख होता है ना, वो इंसान को जब होता है जब वो खुद खुद अचीव कर लेता है। तो जो अचीवमेंट होता है ना, बड़ा सुख देती है इंसान को। अब मैं मान लो, देखो मेरा अटैचमेंट था मेरे दोस्त के साथ में, वो संदीप नाम का मेरा दोस्त था, जिस साथ मैं गेम वगैरह खेलता था फोन में। अगर वो जब वहां से अटैचमेंट मैंने खत्म करी, उस गेम को मैंने डिलीट करा, उसके बाद ही चीजों को मैंने आगे फर्दर करना स्टार्ट किया ना। अगर मैं उसको डिलीट ही ना कर पाता उस गेम को मैं, तो आज भी वो गेम ही खेल रहा होता फोन के अंदर, मैं कॉल ऑफ ड्यूटी। लेकिन उसको डिलीट करा मैंने, उसके बाद कुछ नए थॉट आए, कुछ नया सोचा, उसके बाद ही चीजें वर्कआउट करी है ना। तो अपने अटैचमेंट को छोड़ना पड़ेगा आपको, चाहे कैसी मर्जी अटैचमेंट है, उसको छोड़ना तो पड़ेगा। देखो, आपको बिना अटैचमेंट छोड़े लाइफ में कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये सच है, हमेशा रहेगा। अगला हमारा पॉइंट है कि
लिव ऑथेंटिकली। अब आप बोलोगे लिव ऑथेंटिकली का मतलब क्या होता है? देखो, लिव ऑथेंटिकली का मतलब ये होता है कि अपनी जिंदगी को ना एक्चुअल में आप जैसे हो ना वैसा ही प्रेजेंट करो। अगर आप गाली दे रहे हो तो आप अपने आप को वैसा ही प्रेजेंट करो कि मैं ऐसा हूं भाई। देखो, समाज के सामने ना जितना आप खुद को फैब्रिकेटेड दिखाओगे ना, लोगों को बातें समझ में आती हैं कि यार ये इंसान है तो कुछ और लेकिन दिखाना कुछ और चाह रहा है। जो आप हो, अगर एक्चुअल में वैसे ही बिहेव करोगे ना लोगों से, तो लोगों के प्रति जो आपकी एक्सेप्टेंस होगी ना वो बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए अब मैं हूं, मान लो, तो मैं अपने आप को नहीं बोलता कि मैं बहुत ज्यादा परफेक्ट हूँ या मेरे अंदर सारे सर्वगुण संपन्न हूँ, नहीं। या मेरा पास्ट बहुत अच्छा था, बचपन में बहुत कुछ सीखता आया था, नहीं। मिस्टेक्स करी हैं, उनसे सीखा है, उनसे आगे बढ़े हैं, फर्दर आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी नहीं बोलते कि परफेक्ट है, अभी भी रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट का चांस है। जहां बोल दिया कि आई एम परफेक्ट, तो वहां तो खत्म ही होगा चांस इंप्रूवमेंट का। या बहुत ज्यादा हमारे अंदर ईगो है। देखो, जैसे हम है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद को वैसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार मैं ऐसा हूँ, मेरे में अग्रेशन की दिक्कत है, मेरी जुबान गंदी है, या मैं गालियां देता हूँ, या मेरा दूसरों से बिहेव करने का तरीका अच्छा नहीं है। अब बात ये आती है कि मेरे को तो सबके साथ में ऑथेंटिकली ही रहना है, तो इसका मतलब जो मेरे में कमियां हैं, अब उसको मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ? सामने वाला इंसान मुझे फीडबैक दे रहा है कि यार आपके अंदर ना अग्रेशन बहुत है, आप में ईगो बहुत ज्यादा है, आपको बात करने की तमीज नहीं है। कोई बात नहीं, आई विल इंप्रूव ऑन दैट। तो अपना माइंडसेट ये वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि सामने वाले से गालियां दे रहे, बदतमीजी करें कि तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला। इस टाइप में नहीं करना। क्योंकि देखो, हम जो है ना, जैसे मान लो मैं हूं, अब मेरे जितने ऑडियो लेक्चर्स हैं काफी मैंने रिकॉर्ड कर दिए, तो मैं अपने लेक्चर दोबारा नहीं सुनता। एक बार रिकॉर्डिंग कर दी, वो सामने वाला सुनता है, मैंने कभी अपना लेक्चर सुना नहीं दोबारा। तो जो सामने वाला जो इंसान है, वो सुनने के बाद मेरे को फीडबैक देते हैं कि आप एक पॉइंट पे आपका ऐसा हो गया था, दूसरे पॉइंट पे आप खो गए थे। तो जो अदर पर्सन जो होता है ना, जैसे हमारे शरीर की जो बदबू होती है, वो हमको कभी नहीं आएगी, वो सामने वाले इंसान को ही आएगी। तो हमारे अंदर की जो कमियां है ना, वो हमेशा सामने वाला इंसान ही बता पाएगा कि भाई तेरे अंदर ये कमी है, उस कमी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ये हमें खुद से पूछना चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि यार सामने वाला मेरी कमी बता रहा है। कमी बताने वाले जो लोग होते हैं ना, हमेशा बुरे नहीं होते। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कमी बता रहा है, टॉक्सिक है, ऐसा नहीं है। अगर सामने वाला कमियां बता रहा है तो गलत कभी नहीं होता। ऐसा नहीं कि बहुत गलत है। जैसे जब आपने बोले ना, कबीर जी ने एक बात बोली है ना, निंदक नेड़े राखी है। तो जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो हमें मतलब ग्रोथ के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पर उसमें ये भी देखना पड़ेगा आपको कि जो क्रिटिसाइज इंसान कर रहा है, वो एक्चुअल में आपका भला चाहता है, आपकी इंसल्ट करने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। बट हाँ, ये है कि जब उस क्रिटिसाइज को जब सुनते हैं ना, तो हमारे में उन चीजों के ऊपर ना इम्प्रूव करने की हमारे मन में वो थॉट आता है कि यार मेरे अंदर ये दिक्कतें हैं, मुझे इनके ऊपर काम करना है, मुझे इनको इम्प्रूव करना है। तो ये टोटल हमारे सारे 7 पॉइंट थे, जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो लेक्चर है इसको 1-2 बार, 3 बार, 4 बार दोबारा सुन लेना। लेकिन हाँ, ये है कि जो भी हमारे अंदर की कमियां है ना, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सेप्ट करो, उनको लिख लो कि यार मेरे अंदर ये कमियां हैं। जैसे मैं अपने अंदर कमियों की बात करता हूँ, तो मेरे में ये कमी है कि जैसे मैं फूडी हूँ, तो मुझे खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो डाइट वगैरह मुझे फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन ड्यू टू फूड, जो मैं बाहर का खाता हूँ, तो मेरा वेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये मेरी कमी है। दूसरी कमी है कि लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करता हूँ मैं। मेरे को लगता है सारे लोग, दुनिया अच्छी है, लेकिन फिर लोग मुझे धोखा देते हैं, तो मुझे लगता है कि क्या हो गया। तो ऐसे करके ना आपको अपनी कमियां लिखनी पड़ेंगी एक पेज के ऊपर। अपनी कमियों को लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं ना, सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले ही हैं। लिखोगे एटलीस्ट आपको पता तो लगेगा ना कि मेरे में ये कमी है। अपनी 5 कमियों को लिख दो, और फिर ट्राई करो कि देखो, पहले अपनी 5 कमियों को लिखो कि ये मेरी 5 कमी है, अब इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ये लिखो फिर से साथ में। ये होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट का असली रास्ता। और जो इंप्रूवमेंट का जो सोल्यूशन होगा ना, वो आपके अकॉर्डिंग ही होगा, हवा वाई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमारी आज की किताब है, द माउंटेन इज यू। बहुत अच्छी किताब है। इस किताब को मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। इस किताब को ही पढ़ना है, काफी अच्छी किताब है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत सिंपल है। तो पीडीएफ से मत पढ़ना, इसको परचेज ही कर लेना, ठीक है। आज का सेशन हमारा यहीं तक है।